हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 5 और ओल्ड एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर है ये है आपका चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। जो एक चैप्टर तो पहले मैंने आपको बताया था मर्ज कर दिया है और जो 6 वाला चैप्टर है वो छोड़ दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी ने जो न्यू बुक है उसमें से काट दिया है। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 5। ठीक है, न्यू बुक में 5 है और ओल्ड बुक में आपका ये जो चैप्टर है ये 7 है। और देखो इस चैप्टर से पहले मैंने 4 चैप्टर पूरे डिटेल में आपको करा दिए हैं, उनकी थ्योरी भी करा दी है और उनके क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो साइड में ये जो प्लेलिस्ट लगी है इन प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और इन सभी प्लेलिस्टों की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं हाशियाकरण की समझ, यानी कि हाशियाकरण क्या होता है उसको हम समझेंगे। ठीक है, सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब है, कि जो हाशिए पर होने का क्या मतलब है। अगर हम सामाजिक तौर से देखें कि समाज में जो लोग हाशिए पर हैं उनका क्या मतलब है। ठीक है, देखिए जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं उस पर ही ज्यादा फोकस करूंगी क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं और फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, आपको भी देखने में प्रॉब्लम होती है और मुझे भी थोड़ी सी अपलोड करने में दिक्कत होती है। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हाशियाकरण की वजह यह भी हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत के कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। देखिए इस चीज का क्या अर्थ है कि हाशियाकरण क्या है। हाशियाकरण है कि किसी भी तरह से आप समाज में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या किसी दूसरे समुदाय के साथ, किसी दूसरी जाति के साथ क्या करें, भेदभाव करें। भेदभाव या फिर उसको आप पिछड़ा हुआ समझे। ठीक है, जैसे 100 व्यक्ति हैं, है ना, 100 व्यक्ति में 80 व्यक्ति आपस में समूह में रह रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, सब चीज की उन्हें अनुमति है। ठीक है, नौकरियां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो 20 लोग हैं उनको इन 80 लोगों के ग्रुप में ना तो बैठने का अधिकार है, ना उठने का अधिकार है, ना इनके सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार है, ना इन्हें अच्छी जॉब पाने का अधिकार है, ना इनको पढ़ने का अधिकार है, ना इनको अच्छे अच्छे त्योहार बनाने का अधिकार है, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है ना। क्योंकि ये जो 80 लोग हैं ये इन 20 लोगों को पिछड़ा हुआ समझ रहे हैं किसी भी तरह से। या तो इनको ऐसा लगता है कि इनका जो धर्म है वो छोटा है, ऐसा ये मान रहे हैं। ठीक है, या फिर ये लोग गरीब हैं कि ये जो 20 लोग हैं ये गरीब हैं, हम 80 लोग अमीर हैं, तो हमारा ग्रुप अलग है, इनका ग्रुप अलग है। ठीक है, इनको हमारे ग्रुप में आने की अनुमति नहीं है, इनको हमारी तरह चीजें करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, या फिर वो हैसियत देखो, यानी कि वो गरीब है या हैसियत में कम है। ठीक है, या फिर वो शेष लोगों के मुकाबले देखे जाने में किसी चीज में कम है। मान लीजिए कि जो 80 लोग हैं वो गोरे हैं, लंबे हैं, सुंदर हैं, या फिर जो 20 लोग हैं वो किसी भी तरह से काले हैं या कैसे भी है। तो लोग क्या मतलब किसी भी तरह से कुछ लोगों को आप छोटा समझना, अपने से कम समझना, अपने समूह में एंट्री करने की इजाजत ना देना, ये क्या है, हाशियाकरण है। ठीक है, और हाशियाकरण जो होता है वो कई प्रकार से होता है। देखो एक तो गरीब अमीर का फासला आप सभी को पता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोगों के साथ थोड़ा सा भेदभाव करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कि धर्म के आधार पर भी होता है कि कोई एक धर्म दूसरे धर्म को कमतर मानता है। अब जैसे पाकिस्तान में हाशिया पे कौन है, वो है हिंदू है, क्योंकि जो लोग हैं वो ये समझ रहे हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं वो ये समझते हैं कि हिंदुओं को जो धर्म है वो बेकार है और जो मुस्लिम धर्म है वो अच्छा है। अगर वहीं आप इजराइल में जाएंगे तो इजराइल यहूदियों के लिए, यहूदी धर्म के लोग वहां रहते हैं इजराइल में, तो इजराइल में यहूदियों को विशेष अधिकार है
मुकाबले उनके जो दूसरे धर्म के लोग हैं, ठीक है, जो वहां पर अल्पसंख्यक है, यानी कि संख्या में कम है, या वो मुसलमान हैं, या फिर वो ईसाई हैं, या फिर कोई और भी धर्म के लोग रहते होंगे वहां पर, तो उनको वो लोग क्या है, उनको वो लोग कम समझते हैं, ठीक है, कि ये हमसे कम है। अगर आप अफगानिस्तान में जाएंगे तो वहां केवल और केवल मुस्लिमों को ही संरक्षण है, आप दूसरे धर्म के लोग हैं तो उनको संरक्षण नहीं है। अगर आप अरब कंट्री में जाएंगे तो मुस्लिम लोगों को संरक्षण है, हिंदू लोगों को या दूसरे धर्म के लोगों को नहीं है, क्योंकि वो उनको लगता है कि जो मुस्लिम धर्म है वो उच्च है। तो हाशियाकरण की अगर आप एकदम सटीक भाषा, मतलब अगर आप एक सटीक परिभाषा देखें तो कोई ऐसी मतलब सटीक परिभाषा नहीं है, बस ये है कि हर जगह हर जगह अलग अलग व्यक्तियों को हाशिए पर रखा जाता है, ठीक है, ये निश्चित नहीं है कि इन्हीं व्यक्तियों को हाशिए पर रखा गया है हमेशा। तो हर जगह, हर देश में, हर प्रदेश में अलग अलग लोगों को हाशिए पर रखा जाता है और अलग अलग तरीके से रखा जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हाशिए का क्या मतलब होता है। कुछ लोगों को जो संख्या में कम है उनको किसी भी तरीके से अपने आय से कम समझना और उनको कुछ अधिकार कम देना, ये क्या हो गया, हाशियाकरण हो गया, ठीक है। अब देखो हाशियाकरण में ज्यादातर जो लोग होते हैं वो या तो संख्या में कम होते हैं, ठीक है, ज्यादातर जो पॉसिबिलिटी होती है ना हाशियाकरण पे होने की, वो होती है कि वो संख्या में कम है ना। और दूसरी चीज होती है हाशियाकरण की कि जैसे महिलाएं हैं तो महिलाओं को पहले से ही पिछड़ा माना गया है, मतलब कुछ पुरुष जो हैं वो ये सोचते हैं कि महिलाएं वैसे काम नहीं कर सकती हैं जैसे पुरुष करते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग परिभाषा है हाशियाकरण की, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कई बार हाशियाई समूहों को लोग दुश्मनी या डर के भाव से भी देखते हैं। देखो डर के भाव से ऐसे देखते हैं कि अगर कोई जाति के लोग या कुछ लोग वो हिंसक हैं तो उनसे लोग दूर रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि अगर हम मतलब इनके बारे में कुछ भी बोलेंगे या इनसे बात करेंगे या इनको अपने में हम मिलाएंगे तो ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। फैसले और अलग थलग किए जाने का यह महसूस समुदाय को संसाधन और मौकों का फायदा उठाने से रोकता है। यानी कि जो लोग, मैं जिन 20 लोगों की बात कर रही हूँ, जो 20 लोग अलग हैं वो कैसे हैं, वो अलग थलग हैं एक तरह से, है ना, क्योंकि वो जैसे सभी लोग अपने अधिकारों के लिए है और वो अपने अधिकारों के लिए उनको अपने अधिकार से क्या किया जाता है, वंचित किया जाता है। देखो ये जो हाशियाकरण होता है ये संख्या के आधार पर भी होता है, जैसे संख्या में जो लोग कम है उनके साथ कई बार हाशियाकरण होता है, उनके साथ अत्याचार होता है, शोषण होता है उनका किसी भी तरीके से, या फिर गरीबी के आधार पर भी होता है, जाति या लिंग के भी आधार पर होता है। लिंग मैंने आपको बता दिया कि कई पुरुष ये सोचते हैं कि महिलाएं पिछड़ी हैं या महिलाएं कम हैं, क्योंकि उन्होंने ये सोच रखा है कि महिलाएं इतनी शक्तिशाली नहीं होती हैं जितने पुरुष होते हैं, ठीक है, अपनी अपनी सोच है लोगों की। और कुछ लोग रीति रिवाजों के जरिए ये सोचते हैं कि अरे ये तो थोड़े पिछड़े हुए लोग हैं, इनको ये भी नहीं पता है वो भी नहीं पता है, इस तरह से जो लोग हैं। तो ये जो धारणाएं हैं जो पूर्वाग्रह हैं, यानी कि पूर्वाग्रह बना रखे हैं लोगों ने कि ये चीज ये लोग नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से क्या होता है, हाशियाकरण होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फैसले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से रोकता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीन और पराजय का एहसास रहता है। मतलब उन लोगों को भी पता होता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें कम समझा जा रहा है, लेकिन वो चुप रहते हैं क्योंकि वो संख्या में कम है या वो शक्तिशाली नहीं है या फिर वो पढ़े लिखे नहीं है, तो इसलिए वो अपने लिए आवाज नहीं उठा पाते हैं। जिनके पास जमीन है, धन दौलत है, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर है, इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे में समाज के कुछ तबकों में हाशियाकरण महसूस करने के लिए विवश
कर देते हैं। देखो यही नहीं है कि कुछ निश्चित चीज है, मैंने ऊपर आपको बताया था, ऊपर वाले जो लाइंस में पढ़ रही थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये निश्चित नहीं है कि हाशियाकरण किन के साथ होगा या किन के साथ हो रहा है। ठीक है, हर जगह अलग अलग है। अगर आप नेताओं, राजनीति में देखें, नेताओं के यहाँ देखें तो एक ही पीढ़ी के मतलब एक ही घर के पीढ़ी दर पीढ़ी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बाकी लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है, केवल अपने अपने परिवार के ही लोगों को मौका दिया जा रहा है चुनाव में खड़े होने का। तो बाकी लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को हासिल में महसूस कर रहे हैं। उनको पता है कि भाई ये जो पार्टी के मुखिया हैं ये पहले अपने घर के बच्चों को देंगे टिकट, बाद में हमको देंगे। ठीक है, ये बात हो गई राजनीति, यानी कि कुछ ही लोगों के हाथ में राजनीति की बागडोर है। ठीक है, कुछ ही परिवार हैं जिनके हाथ में राजनीति की बागडोर है, बाकी के लोग उसमें एंट्री नहीं कर पाते हैं राजनीति में, क्योंकि वैसी परिस्थितियां वो लोग बना देते हैं कि उनके ही कैंडिडेट जीतते हुए दिखाई देते हैं। या फिर आप फिल्म इंडस्ट्री में देखो, आप सभी लोग फिल्म देखते हो, आप देखते होगे कि कुछ लोग हैं, कुछ परिवार हैं, ठीक है, जो आगे बढ़ते जा रहे हैं और मतलब उनके बाबा भी फिल्म इंडस्ट्री में थे, उनकी अम्मा भी, उनकी मम्मी भी, उनकी नानी भी, वो खुद भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो बाकी के लोग जो हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को हासिल में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग फिल्म इंडस्ट्री पे कब्जा करके बैठे हुए हैं एक तरह से कुछ परिवार, और वो उन परिवारों के अलावा नए लोगों की एंट्री हो ही नहीं पाती है फिल्म इंडस्ट्री में, है ना। तो जैसे चोपड़ा परिवार है और बहुत सारे परिवार है, मैं किसी विशेष का नाम नहीं लेना चाहती। तो आप देखते होंगे कि एक ही परिवार के बहुत बहुत सारे जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं। तो बाकी लोग कैसे समझते हैं, अपने आप को हाशिए पर समझते हैं, क्योंकि अगर फ्रेश जाएगा, कोई भी अपनी मेहनत के बल पर जा रहा है एक्टर बनने, तो पहले उनको इन लोगों के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा जो ऑलरेडी वहां पर है। ठीक है, अभी देखिए एक कहानी यहाँ पर दी हुई है कि जो हाशियाकरण होता है वो मेनली अल्पसंख्यकों के साथ होता है, या फिर आदिवासी लोगों के साथ होता है ना, या फिर किसी भी तरह से पिछड़े लोगों के साथ होता है, या महिलाओं के साथ होता है। तो मेनली इन्होंने जो उदाहरण दिया है एनसीईआरटी में, वो आदिवासियों से रिलेटेड दिया है। ठीक है, आदिवासी और हाशियाकरण। तो दिल्ली में एक परिवार रहता है और वो लोग टेलीविजन देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं, दो बच्चे हैं अपने दादाजी के साथ टेलीविजन देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि टेलीविजन में क्या है, आदिवासी परिवार को दिखाया गया है और वो डांस कर रहे हैं। तो वो बच्चे पूछ रहे हैं कि हम आदिवासियों को, मतलब वो आदिवासी ही परिवार है जो टीवी देख रहा है, और टीवी में भी आदिवासियों का ही कोई चित्र दिखाया जा रहा है। तो उसमें दिखाया जा रहा है कि आदिवासी लोग डांस करते हुए दिखाए जा रहे हैं। तो वो दोनों बच्चे अपने दादाजी से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि हम आदिवासियों को हमेशा गाते नाचते ही क्यों दिखाया जाता है, ऐसी क्यों लोगों ने छवि बना रखी है। तो उनके दादाजी अपने जीवन की कहानी सुनाते हैं कि देखिए, हम पहले उड़ीसा में रहते थे, और हम जंगलों में रहते, उड़ीसा के जंगलों में रहते थे, और वहां पर हम बहुत अच्छे से रहते थे। हमारे पास अच्छा घर था, जमीन थी, ये सब सारी चीजें थी। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि कुछ कानून बन गए, वन विभाग के, वन से रिलेटेड कुछ कानून बन गए, और उन्होंने क्या किया, गांव में आए, और जो वन विभाग के लोग थे उन्होंने लोगों को लालच दिया कि आपको हम अलग से रहने की सुविधा दे देंगे, नौकरी दे देंगे, कुछ पैसे दे देंगे, और आप इस जमीन को छोड़ दो। तो कुछ लोगों ने लालच दिखाया, उन्होंने पैसे ले लिए, जमीन ले ली, और उन्होंने मतलब उन्होंने वो जमीन छोड़ दी। ठीक है, जो आदिवासी लोग रह रहे थे, है ना। और कुछ लोगों ने अपने जो पूर्वजों की जमीन थी वो देने से इनकार किया। तो उनके साथ क्या किया उन्होंने, उनके साथ उन्होंने मारपीट की, और उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। ठीक है, और बाद में क्या हुआ कि वो लोग, जो आदिवासी लोग थे, जो अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उनके साथ जब गलत व्यवहार हुआ तो वो उसके लिए कोर्ट में भी खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। आदिवासी लोग तो जंगलों में ही रहते हैं, तो वो अपने लिए खड़े भी नहीं हो पाए कोर्ट में, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको हिंदी नहीं आती थी, है ना। और ना ही वो वकील कर पाए, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे। ठीक है, जिन लोगों को
ठेकेदारों ने पैसे दिए, वन विभाग के लोगों ने पैसे दिए, उनके पैसे कुछ दिन चले क्यों, और उनको दूसरा घर ढूंढने में और नौकरी ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि वो लोग, उन लोगों की जो भाषा थी, आदिवासी लोगों की जो भाषा थी वो अलग थी, ठीक है, और बाकी लोगों की भाषा अलग थी। और वो काम के लिए, देखो उड़ीसा कहाँ है हमारे देश में, बिल्कुल नॉर्थ में है, और सॉरी नॉर्थ में नहीं, पूर्व में है, और पूर्व से वो लोग कहाँ आए, वो दिल्ली आए जॉब करने के लिए। अलग अलग राज्यों में वो लोग बट गए, और जिसको जहां नौकरी मिली उन्होंने वहां नौकरी की। तो उनके दादाजी ने बोला कि हम लोग, हम लोगों को और हम लोगों के बच्चों को, जो बाकी लोग हैं वो बड़े ही गलत नजरिए से देखते थे, हम लोगों को पिछड़ा हुआ महसूस करवाते थे कि इनको हिंदी नहीं आती है, इनको रहने का, बोलने चालने का तरीका नहीं आता है, क्योंकि हम ऐसे माहौल में पहले शुरू से नहीं रहे हैं, ठीक है। उनके दादाजी ने बताया कि इतनी सारी प्रॉब्लम का उन्होंने सामना किया, बड़ी मुश्किल से जॉब मिली, और मतलब उनके दादाजी का ये कहना है कि लोगों, वो आदिवासी समाज से थे, लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया, वन विभाग के लोगों ने कब्जा कर लिया, और उसकी वजह से उन्होंने इतनी सारी मुसीबतों का सामना किया, और बाद में बहुत छोटी मोटी कोई नौकरी करके उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से अपने जीवन की गुजर बसर की। तो ये सारी चीज वो बता रहे हैं। तो इस कहानी से हम ये जान सकते हैं कि आदिवासी जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं, वो मूल लोग हैं भारत के, और जो पहले से ही वन में रहते हैं, पहले से ही जंगलों में रहते हैं, जंगल को अपनी संतान समझते हैं, और जंगल पर पूरी तरह से निर्भर है, मतलब खाना पीना उनका सब कुछ जंगल में ही होता है। तो जो उनके साथ छेड़छाड़ हुई, ठीक है, उनके जो जमीनें छीन ली गई, उनकी वजह से क्या हो गया, वो हाशिए पर आ गए, है ना, वो पिछड़े हुए रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि उनका वहां बिल्कुल ठीक से चल रहा है। अब देखिए, आप जिस घर में आप रह रहे हैं, ठीक है, अचानक से कोई आदमी आए और आपसे कहे कि आप घर खाली करो, ठीक है, हमें यहाँ से जमीन से हीरे निकालने हैं, या मिट्टी का तेल निकालना है, या फिर कुछ भी पेट्रोलियम निकालना है, कि ये जमीन आप खाली करो आज की आज, ठीक है। अगर आप उस जमीन को खाली कर देंगे, है ना, तो आपको दूसरी जगह बसने में काफी टाइम लग जाएगा, साल 2 साल आराम से लग जाएंगे। दूसरी जगह जाके आप कहाँ काम ढूंढोगे, ठीक है, आपके पापा को कहाँ काम मिलेगा, आपको कहाँ काम मिलेगा, फिर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, और आप जिस इलाके में जा रहे हो आपकी भाषा क्या है, उस इलाके के लोगों की भाषा क्या है। तो इन सब चीजों में बहुत टाइम लगता है। इसी इसी की वजह से लोग क्या, ये जो आदिवासी लोग थे ये क्या रह गए, पिछड़े हुए रह गए, ठीक है। अगर आप अपने अंदर सोच के देखो कि अगर जहां आप रह रहे हो वहां से कोई व्यक्ति आपसे कहे कि, मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हो, और कोई व्यक्ति कहे कि आप दिल्ली को छोड़कर आप नागालैंड में रहिए, ठीक है, मणिपुर में रहिए, जहां ना तो आपकी भाषा को लोग समझेंगे, हिंदी को कोई, ठीक है, ना आपको समझेंगे, आपका चाल ढाल हाव भाव सब अलग होगा। तो वहां पर आप अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप हाशिए पर हो, ठीक है। जैसे ये दादाजी अपनी कहानी सुना रहे हैं, इनको जो फीलिंग उस टाइम पे आ रही थी, आपको भी वही फीलिंग आएगी अगर आपको एकदम से अचानक से किसी दूसरे स्टेट में भेज दिया जाए, ठीक है, बिना किसी सुविधाओं के, बिना आपको ना रहने की सुविधा, ना खाने की सुविधा, दूसरे स्टेट में बस आप इसलिए जा रहे हो कि शायद कोई काम मिल जाए तो मेरा परिवार ठीक से चल जाए, ठीक है। तो यही चीज आदिवासियों के साथ हुई। इस वजह से क्या है, आदिवासी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी जो संस्कृति चली आ रही थी, उनकी जो परंपराएं चली आ रही थी, उनकी जो शिक्षा चली आ रही थी, उनकी शिक्षा कैसी थी, जड़ी बूटी से संबंधित थी, खान पान से संबंधित थी। उनकी जो चीजें चली आ रही थी, जब बहुत तीव्र गति से विकास हुआ हमारे देश का, तो हमने उन लोगों को कहीं ना कहीं दबा दिया है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने बांध बनाने के लिए, अपने बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए उनकी जमीनों को छीन लिया है, उनकी संस्कृति को कहीं ना कहीं हानि पहुंच रही है। तो हमारे भारतीय संविधान में क्या किया गया है, जो अनुसूची 5 है उसमें इनको विशेष अधिकार दिया गया है, और उसके अनुसार ही देखो, आदिवासियों को हम एसटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप फॉर्म वॉर्म फिल करते हो तो एसटी का जिक्र होता है ना, वो आदिवासी लोग ही हैं। तो इसीलिए ही भारतीय संविधान में आदिवासी लोगों को अलग से छूट दी गई है, अलग से आरक्षण दिया गया है,
ताकि ये लोग पिछड़े ना रहें, ये लोग भी हमारी बराबरी में रहें। ठीक है, जो एक लोकतंत्र देश की या धर्मनिरपेक्ष देश की पहचान है। नेक्स्ट देखते हैं, आदिवासी लोग कौन है। आदिवासी शब्द का मतलब है मूल निवासी। ठीक है, आदिवासी शब्द को कई लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि भारत के वो लोग मूल निवासी हैं, आप उनको बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखिए। आप कहीं विदेश से भी आए हो सकते हैं आपके पूर्वज, कहीं और से भी आए हो सकते हैं आपके पूर्वज, लेकिन जो मूल निवासी हैं, जो भारत में सदियों से रह रहे हैं, मतलब उनकी उत्पत्ति ही भारत में हुई है, उनके पूर्वज भारतीय ही है, वो कौन है, वो आदिवासी हैं। तो भारत किसका है, भारत पर सबसे पहला अधिकार आदिवासियों का है, एसटी लोगों का है, जो लोग आज हाशिए पर हैं उनका अधिकार है। ठीक है, तो अगर आपके सामने कोई भी आदिवासी आए या फिर आपको पता चले कि ये आदिवासी समुदाय से हैं, तो आप उनके लिए अपने मन में सम्मान रखिए। क्यों, क्योंकि वो भारत के मूल व्यक्ति हैं। ठीक है, उनने भारत में, उनके जो पूर्वज हैं, उनके पूर्वजों की जो उत्पत्ति हुई है, जो उनका जो सारा कुछ है वो शुरू से ही भारतीय है। ठीक है, ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगल के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह से जी रहे हैं। भारत में 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और उद्योग क्षेत्र आदिवासी इलाकों में है। देखो, एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। मान लीजिए ये भारत का मैप है, देखो थोड़ा सा उल्टा सीधा बन जाएगा तो प्लीज माफ कर देना मेरे को, मेरी उतनी अच्छी ड्राइंग है नहीं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका भारत है ना। तो पूर्वी भारत यानी कि इधर वाले भारत में और इधर और गुजरात की साइड क्या है, यहाँ पर रहती हैं जनजातियां। ठीक है, यहाँ पर क्या रहती हैं, यहाँ पर रहती हैं जनजातियां। तो ये जो जनजातियां हैं इनको ही हम आदिवासी समाज बोलते हैं। देखो, जनजाति, आप जनजाति कह लो या फिर आप आदिवासी समाज कह लो या फिर आप एसटी कह लो। ठीक है, सबकी बात एक ही है, मतलब एक ही मतलब है सबका। अब नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ झारखंड। देखो, छत्तीसगढ़ झारखंड यहाँ की तरफ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ झारखंड, मध्य प्रदेश इधर है मध्य में, उड़ीसा इधर है, गुजरात इधर है, महाराष्ट्र देखो इधर की तरफ है। ठीक है, इधर की तरफ है महाराष्ट्र, राजस्थान देखो गुजरात से ऊपर है, राजस्थान इधर की तरफ है। और कहाँ था, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय और मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। पूर्वोत्तर भारत का मतलब है ये वाला भारत। ठीक है, तो इसमें क्या है, आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अकेले उड़ीसा में 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। यानी कि जैसे हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था चलती है ना, जातियों में बटे हुए हैं, कुछ ब्राह्मण है, कुछ शूद्र है, कुछ वैश्य है, कुछ क्षत्रिय है, उनके यहाँ ये सब नहीं चलता है। उनके यहाँ सब बराबर है, एक समूह में जितने लोग रह रहे हैं वो सब बराबर है। ठीक है, और वो समूह में ही रहते हैं। इस वजह से समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। जो राजाओं के यहाँ समुदाय रहते थे वो कैसे वर्ण व्यवस्था में बटे हुए, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी उनको बोलते थे, वैश्य, ठीक है, शूद्र, इन सब में बटे हुए थे। लेकिन जो जनजातीय लोग थे वो आपस में बटे हुए नहीं थे, वो सब क्या है, एक ही है। नेक्स्ट देखते हैं, आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। ठीक है, धर्म ये अलग अलग होते हैं, जनजातियों में भी धर्म होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे विकास होता रहा, चेंज आता रहा, तो कुछ जनजातियां जैसे शहर बने, जंगलों को साफ करके शहर बने और मार्केट बनी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो जनजातीय लोग हैं वो भी, उन्होंने भी कोई कोई धर्म अपना लिया। उनके धर्म इस्लाम, देखो
इस्लाम, अगर आप कश्मीर तरफ की बात करें तो जो जनजातियां थी उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, ठीक है, क्योंकि इस्लाम उधर से ही इस्लामों ने मतलब जो मुस्लिम थे उन्होंने यहाँ से ही एंट्री की थी, ठीक है, इधर से ही एंट्री की थी, गुजरात की तरफ से या पंजाब या इधर कश्मीर की तरफ से ही एंट्री की थी। तो यहाँ पर जितनी ज्यादा जनजाति थी उन पर किसका प्रभाव पड़ा, उन पर मुस्लिमों का प्रभाव पड़ा। तो उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया, मुस्लिम धर्म अपना लिया। कुछों ने हिंदू धर्म अपना लिया, कुछों ने ईसाई धर्म अपना लिया। या अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जो जनजातियां थी, मोस्टली जो केरल की जनजातियां थी, उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया, उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। और अगर बीच भारत की बात करें, मध्य भारत की बात करें, तो यहाँ की जनजातियों ने, दिल्ली के आसपास की जनजातियों ने क्या अपना लिया, हिंदू धर्म अपना लिया। आदि धर्मों से अलग है। और कुछ जनजातियां ऐसी थी जिन्होंने ये धर्म नहीं अपनाए, है ना, वो आज भी बिल्कुल अपने संस्कृति को उन्होंने क्या है, पवित्र रखा है। कुछ का तो मैंने आपको बताया कि कुछ ने अपना लिया, तो वो अलग अलग जो जनजातियां अलग अलग प्रदेश में बन गई, लेकिन अलग अलग धर्म को अपना लिया। लेकिन कुछ जनजाति क्या है, प्योर है, आज भी उन्होंने दूसरे धर्म को नहीं अपनाया है। इसलिए उनका जो कल्चर है, जनजातियां को जो कल्चर है और हमारा जो कल्चर है वो अलग है। वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। मतलब वो प्रकृति से जुड़े रहना पसंद करते हैं। नदी, पर्वत, पशु, इनकी आत्माओं से वो जुड़े रहना पसंद करते हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वही निवास होता है, मतलब ये जंगल में ही रहती हैं। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है। यानी कि जो जलधाराएं होती है ना गांव में, जो जलधाराएं होती हैं छोटी छोटी, आप मान लीजिए छोटी छोटी नदियां, बहुत छोटी जो नदियां होती हैं उनको जलधाराएं भी बोलते हैं वहां पर गाँव में। तो उन सब की वो पूजा करती हैं, ठीक है। गाँव में वृक्षों की पूजा होती है, जैसे पीपल के वृक्ष की पूजा होती है ना, वट के वृक्ष की पूजा होती है, केला के वृक्ष की पूजा होती है। तो इस तरह से वो वहीं पर अपना जैसे जिसके घर में जैसी परंपरा है वैसे वो पूजा करती हैं। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शक्त वैष्णव भक्त आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं, ठीक है। देखो ये वाली चीज मैंने आपको ऊपर ही बता दी कि वो क्या है, अलग अलग धर्मों के लोगों से भी प्रभावित होते रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुस्लिम है वो कहाँ की जनजाति मुस्लिम बन गई, यहाँ की जनजाति क्या है, वो उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, बहुत सारी जनजातियों ने। नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्म का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्म पर भी असर पड़ता है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ, देखो उड़ीसा में जो जगन्नाथ पंथ है उसके बारे में बोल रहे हैं। और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण हैं। जो तंत्र विद्या जो बाकी लोगों में गई है वो किन के प्रभाव की वजह से गई है, वो आदिवासियों के प्रभाव की वजह से गई है। क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ चलती हैं, आदिवासियों में चलती है। यानी कि कुछ प्रभाव आदिवासियों ने बाकी संस्कृतियों पर डाले हैं और कुछ प्रभाव आदिवासी की संस्कृतियों पर बाकी लोगों ने डाले हैं। मतलब दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ा है। देखो कोई भी लोग हैं, अगर आपके पड़ोस में रह रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए एक ही इलाके में रह रहे हैं, क्रिश्चियन भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं और मुस्लिम भी रह रहे हैं, ठीक है, बौद्ध भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं। तो जब आप आपस में बात करोगे तो एक दूसरे के कुछ शब्दों को जान लोगे, है ना, एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी भाषा जानने लगोगे, एक दूसरे के थोड़े थोड़े खान पान जानने लगोगे। आपस में अगर शेयर करेंगे, जैसे किसी के यहाँ कुछ बनाए या कोई त्योहार वगैरह है तो आपस में कुछ चीज बांटेंगे, तो वो थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ेगा एक दूसरे का, है ना। तो उसी तरह से आदिवासियों पे भी थोड़ा प्रभाव पड़ा और बाकी लोगों पे भी आदिवासियों का थोड़ा प्रभाव पड़ा। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। और
19वीं सदी में जो जिन लोगों ने धर्म अपनाया था वो दक्षिण भारत के थे। ठीक है, दक्षिण भारत यानी नर्मदा नदी से, यानी कि मध्य प्रदेश से जो नीचे नीचे वाला भारत है, उसके बहुत सारी जनजातियों ने कौन सा धर्म अपना लिया था? ईसाई धर्म अपना लिया था। आदिवासियों की अपनी भाषा रहती है। देखो, सबकी अपनी अलग अलग भाषा रहती है, हर प्रदेश की अपनी अलग भाषा है, प्रदेश में हर जिले की अपनी थोड़ी थोड़ी भाषा चेंज होती है, शहरों की भाषा अलग होती है, गांव की भाषा अलग होती है, तो हर थोड़ी थोड़ी दूर की भाषा अलग अलग होती है। तो उसी तरह आदिवासियों की भाषा बाकी लोगों से अलग है। इसमें से ज्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। यानी कि जितनी पुरानी संस्कृत भाषा है, आदिवासियों की भाषा भी उतनी ही पुरानी है, लेकिन संस्कृत से बिल्कुल अलग है। इन भाषाओं ने बंगला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इसमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। देखो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में कौन सी जनजातीय भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो वो कौन सी होगी? आपकी संथाली भाषा। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं, यानी कि बड़े लेवल पर बोली जाती है, तो इसलिए और भी सुविधाएं वहां पर है। नेक्स्ट देखते हैं, आदिवासी और प्रचलित छवि। आदिवासियों की किस तरह की छवि बाकी के समाज के लोगों ने बना रखी है? बाकी के समाज के लोग आदिवासियों के बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, अब देखो क्या सोचते हैं। स्कूल के उत्सवों में, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही, एक वेशभूषा में ही दिखाया जाता है, पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने होते हैं, सिर पर मुकुट बांधे होते हैं, हमेशा नाचते गाते हुए दिखाया जाता है। इसके अलावा हम उनकी जिंदगी सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। ठीक है, हम उनको क्या समझते हैं? पिछड़ा हुआ समझते हैं, क्योंकि हमने ऐसी इमेज बना रखी है कि वो लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, शिक्षित नहीं है, ऐसी हमने इमेज बना रखी है, जो कि एक गलत चीज है। ठीक है, हम किसी के बारे में ऐसे निर्णय नहीं ले सकते। और इनके धर्म संस्कृति के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ हुई है, उसकी वजह से ये लोग अलग मतलब हाशिए पे आ गए हैं। अभी धीरे धीरे जो भारतीय सरकार है, ये इनको हाशिए से हटाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए आरक्षण की सुविधा दी गई है, ताकि सब लोग घुल मिलकर आपस में रह सकें, प्रेम से रह सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही ये मान लेते हैं कि वे बदलाव और नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि आदिवासी जो लोग हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, वो जंगलों से ही जुड़े रहना चाहते हैं आज भी। देखो, उनके साथ भी कई समस्याएं हैं, वो जिस स्टेट में रह रहे हैं, ठीक है, वहां की भाषा नहीं जानते हैं। अब मान लीजिए दिल्ली का कोई स्कूल है, और कोई मिजोरम का आदिवासी परिवार दिल्ली में आके शिफ्ट हो जाए, वहां से उसकी जमीन वमीन छिन गई, वो दिल्ली में शिफ्ट होकर रह रहा है। ठीक है, अब वो हिंदी नहीं जानता है, अगर वो अपने बच्चे को स्कूल में भेज भी दे, मान लो, तो उसके बच्चे को ये पता ही नहीं चलेगा कि टीचर क्या पढ़ा रही है, बच्चे क्या बात कर रहे हैं आपस में, कौन सा खाना खाना है, किस तरह बैठना है, किस तरह उठना है, क्योंकि उसकी और हमारी चीजें थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो लोग क्या है, वो लोग बाकी समाज के साथ घुलना मिलना नहीं पसंद करते हैं, या फिर लोग भी उनको पसंद नहीं करना चाहते हैं कि अरे इनको पता ही नहीं है कुछ भी, ये तो कैसे कपड़े पहनते हैं, ये तो कैसे रहते हैं, ये तो कैसी माला पहनते हैं। तो इस तरह से लोग भी उनके साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या है, वो लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं। मेन जो चीज है वो भाषा की है ना। अब देखो, बिल्कुल हिंदी मीडियम परिवार का बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएगा, फुल्ली इंग्लिश मीडियम, मतलब जहां पर टीचर बिल्कुल इंग्लिश में ही बात करेगी, सारी चीजें इंग्लिश में ही होंगी, तो थोड़ी सी दिक्कत उस बच्चे को होगी, है ना। क्योंकि घर में सब लोग हिंदी बोलते हैं, उसको पता ही नहीं है इंग्लिश क्या होता है। और जो
स्कूल है उसमें पूरी तरह से बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, टीचर इंग्लिश बोल रही है, तो उसको कई साल लग जाएंगे अपने आप को स्कूल वाली दुनिया में ढालने में। तो वही जो प्रॉब्लम है वो आदिवासी परिवार के साथ आती है, प्लस उनके साथ जो समस्या आती है वो पैसे की भी आती है कि वो अगर बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा दें तो फिर उसके लिए ट्यूशन की जरूरत होगी, क्योंकि वो उनकी भाषा नहीं समझ रहा है बच्चा। तो इसकी वजह से ही वो पिछड़े रह जाते हैं। लेकिन हम कुछ लोग कैसी धारणा बना लेते हैं, हम में से ही कुछ लोग ऐसी धारणा बना लेते हैं कि आदिवासी जो लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, वो समाज में घुलना मिलना नहीं जानते हैं या घुलना मिलना पसंद नहीं कर रहे। तो उनकी क्या मजबूरी है वो भी हमको समझनी चाहिए, ठीक है। उनके साथ भी कितनी सारी दिक्कतें हैं वो भी हमको समझनी पड़ेंगी, तभी जो हाशियाकरण है ये हमारे भारत से निकल पाएगा, ठीक है। हमें भी समझना चाहिए, अगर आपको ऐसा कोई बच्चा आपके स्कूल में मिल रहा है तो आप उसको अपनी लैंग्वेज समझाने की कोशिश करो, आप उसकी बात समझने की कोशिश करो कि वो क्या चाहता है, क्या बोल रहा है, ठीक है। जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा कि भारत में तमाम साम्राज्य और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहा, तांबे, सोने व चांदी के लोहे व और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज्यादातर जड़ी बूटियां और पशु उत्पादन चीजें कौन सी होती हैं? मोम होती है, लाख होती है और शहद, और स्वयं जानवर हाथी जो कि शाही सेना का मुख्य आधार आधार रहा है, ये सब जंगलों से मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था, ठीक है। अब उनको विस्थापित कर दिया गया तो उनका ज्ञान में भी कहीं ना कहीं कमी आई, क्योंकि वो ज्ञान अब पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान चला आ रहा था उनका आदिवासियों का, तो अब जब वो विस्थापित हो गए तो अब वो चीजें उनकी छूट गई, तो उन्होंने वो ज्ञान भी क्या है, वो ज्ञान भी फीका पड़ने लगा धीरे धीरे, क्योंकि आप जब जंगल में रह ही नहीं रहे, वो उन चीजों को देख ही नहीं रहे, तो कैसे समझाओगे आप उनको, ठीक है। अब जैसे मैं गांव से जुड़ी हुई हूँ, मेरा जन्म गांव में ही हुआ है ना। और मैं कभी कभी अपने गांव में घूमने जाती हूँ, तो मैं अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाती हूँ, तो मैं उनको बताती हूँ कि देखो जो मेरे पास पूर्व ज्ञान है, जो मेरी दादा दादी ने सिखाया, मेरी मम्मी पापा ने सिखाया फसल के बारे में कोई भी जानकारी, कि देखो ये मक्का का पौधा है, यानी कि ये गेहूं का पौधा है, ये आलू का पौधा है, तो इस तरह की जानकारियां मैं उनको देती हूँ, क्योंकि हम कभी कभी जाते हैं जंगल घूमने इसलिए। और कुछ लोग ऐसे हैं खेत पे घूमने जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से खेतों से कट गए हैं, अपने वन में जो रहते थे उनका जो जीवन था वो पूरी तरह से खत्म हो गया, वो शहर में आकर रह रहे हैं किराए पर, तो वो उनका जो ज्ञान है वो रखा रखा, अब वो उस ज्ञान को कैसे अपने बच्चों को ट्रांसफर करेंगे जब वो वहां जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है, वो देख ही नहीं रहे हैं उन चीजों को। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका जो इतना कीमती ज्ञान था वो धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। उन जो आदिवासी लोग थे उनको जड़ी बूटियों की बहुत अच्छी पकड़ थी, अब नहीं है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी अब ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आदिवासियों ने अपने आवासों को छोड़ दिया है। समुदाय बड़ी बड़ी रियासतें और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे। जो आदिवासी लोग थे पहले से ही वो अधीन नहीं रहे किसी भी राजा के, जबकि राजा उन पर निर्भर थे। किस लिए? इन सारी चीजों को पाने के लिए राजा आदिवासी लोगों पर निर्भर थे, और राजा के यहाँ ये बेचने जाया करते थे इन चीजों को, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, कंडीशन चेंज हो गई, सारे वनों पर अधिकार भारत सरकार ने कर लिया, कहीं ना कहीं इन लोगों को थोड़ी सी हानि हुई है, तो उसकी भरपाई के लिए जो सरकार है वो आरक्षण दे रही है। और देखो आरक्षण, आपको ऐसा लगता है कि इतने परसेंट एसटी एससी को आरक्षण है तो इनका विकास हो रहा है, ये हो रहा है, और भी इनको थोड़ी सी छूट की जरूरत है, क्योंकि देखो उतने
बड़े लेवल पर चीजें होती हैं, लेकिन जो फायदा होता है ना वो बहुत छोटे लेवल पर पहुंचता है। जो फायदा हो रहा है आज भी उन्हीं लोगों को हो रहा है, उन्हीं आदिवासी परिवारों को हो रहा है जिनके पिता सरकारी नौकरी पर है या पिता अच्छी नौकरी पर है। आज भी मूल जो आदिवासी लोग हैं उनको इस चीज का फायदा नहीं हो पा रहा है। मूल का मतलब है जो गरीब आदिवासी लोग हैं, है ना, जिनके पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है, उनको इस आरक्षण का फायदा नहीं हो रहा है। जबकि फायदा उन्हीं लोगों को होना चाहिए, मेन आरक्षण उनके लिए है, लेकिन फायदा ऊपर ऊपर वाले अमीर लोगों को हो जाता है, जिनके पास आज सारी सुविधाएं हैं वो ही फायदा उठा ले जाते हैं, और जो नीचे कैटेगरी के लोग हैं जिनको फायदा एक्चुअल में मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बीनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहरकर कम ही रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि खेती करते थे। देखो, स्थानांतरित जो कृषि होती है वो कैसी होती है कि आदिवासी लोगों के पास पहले मशीन वगैरह नहीं थी खेती वेती करने के लिए, तो वो क्या करते थे, एक जगह रहते थे, 1-2 साल वहां पर खेती करी, जब तक वो जमीन उपजाऊ रहती थी, जब तक उसमें फसल उगाते थे। जैसे ही उस जगह की उपजाऊ खत्म हो जाती थी, संसाधन कम हो जाते थे उस जगह पर, तो उस जगह को छोड़कर वो दूसरी जगह देख लेते थे जहां पानी और खेत की व्यवस्था अच्छी होती थी। तो इसी तरह से वो 2 से 3 साल ही एक जगह रुककर खेती करते थे, आगे वो चलते रहते थे। इसको चलवासी भी बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। तो इस तरह से वो खेती करते थे जब औपनिवेश भारत था, यानी कि जब हमारे यहाँ अंग्रेज थे। और बहुत डिटेल में मैंने इसको पढ़ाया था जब मैं आपको 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ा रही थी, अलग से वहां भी एक चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बिरसा मुंडा के बारे में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, हिस्ट्री 6 to 8 एनसीईआरटी की, आप वहां से जाके देख सकते हैं। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलाव व वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों और उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। यानी कि अब इनको कहां पर ढकेला जा रहा है, इनको ऐसी छोटी छोटी चीजों में ढकेला जा रहा है कि बागान माली वाली का काम दिया जा रहा है, या जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है उनमें इनको मजदूर के तौर पर रखा जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही उन तक सीधी पहुंच है, यानी कि वनों से उनका अधिकार पूरी तरह से छीन लिया है। ठीक है, देखो ये कुछ लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेते हैं। वन भूमि पर निम्न मांगे किन लोगों से की जा रही हैं, मतलब वन उनसे क्यों खाली कराए जा रहे हैं या उनके जो प्राकृतिक आवास है उनसे क्यों छीने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है, मकानों और रेलवे के निर्माण के लिए इमारती लकड़ी चाहिए, इसलिए वनों से लकड़ी चाहिए, तो इसलिए वनों को अधिकृत किया जा रहा है और वनों को खाली कराया जा रहा है। फिर खनन के लिए भी वन भूमि को खाली कराया जा रहा है। खनन के लिए मतलब जो लोहा है, चांदी है, जो भी जितने भी अयस्क हैं उनको निकालने के लिए। तीसरा है गैर जनजातीय लोगों द्वारा कृषि के लिए वन भूमि का उपयोग, यानी कि जो जनजाति के लोग हैं उनको लोग हटाकर और बड़े बड़े फार्मों को खाली कर रहे हैं, बड़े बड़े जंगलों को खाली कर रहे हैं और उन पर क्या है, कॉमर्शियल खेती हो रही है, यानी वाणिज्यिक कृषि हो रही है ना। नेक्स्ट है वन्य जीव अभयारण्य के रूप में सरकार द्वारा आरक्षित जमीन, यानी कि जो सरकार है कुछ जंगलों को आरक्षित कर रही है ताकि जो वन्य जीव है जैसे चीता है, शेर है, भालू है, हाथी है, इन सब के लिए क्या आरक्षण जंगल छोड़ दिए हैं। उसके लिए भी जो जनजाति लोग हैं उनको जंगलों में जाने से मना कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी तादाद में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों जैसे मॉरिशस, कैरिबियन द्वीप और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं।
ठीक है। और क्यों जाते थे? क्योंकि जब यहाँ पर अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज, तो उनको ऐसा लगता था कि चलो बाहर चलते हैं, बाहर कोई जॉब वॉब मिल जाएगी, अच्छे से खा पी लेंगे हम। लेकिन जिनके साथ अत्याचार होता है ना, वो कहीं भी रहे उनके साथ रहेगा ही। और अत्याचार या शोषण होने की मेन वजह आपकी एक तरह से शिक्षा भी है। शिक्षित होना बहुत जरूरी है। लोगों को यहाँ से अंगूठा लगवा के ले जाते थे ये मॉरिशस वगैरह, इतिहास की बुक में मैंने पढ़ाया था आपको। और वहां पर बस उनको खाने के लिए रोटी ही दे रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ पैसे दे रहे हैं। कई बार लोग वापस भी नहीं आ पाते थे, पूरी पूरी जिंदगी उनको वहीं पे गुलाम बना के रखा हुआ है, काम ले रहे हैं। वो अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से मिल भी नहीं पाते थे एक बार जाने के बाद। तो लोगों के साथ बहुत बहुत गलत हुआ है। इतिहास में आप पढ़ेंगे तो आप भावुक हो जाएंगे पढ़कर, कि हर व्यक्ति की एक अलग कहानी है, हर एक आदिवासी समाज की अलग कहानी है, हर एक आदिवासी व्यक्ति की एक व्यक्तिगत कहानी है। और जो आपके आंसू आने से आप अपने आप को अपने आंसू बहने से रोक नहीं पाएंगे। इतनी यातनाएं उन लोगों ने सही हैं। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाई, यातना, वैराग और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। देखो, 5 लाख लोग मर गए थे। ठीक है। नीचे दिए गए गीत आदिवासी की आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालातों की बनगी पेश करता है। देखो कि एक आदिवासी द्वारा गाया हुआ गाना है, जो झारखंड के जंगलों में रहता था। और जब झारखंड से उनको हटाया गया, यानी कि जो झारखंड के जो वन है उनसे उनको हटाया गया कि भाई ये जो वन है ये संरक्षित है, आप इसमें ना तो शिकार करने के लिए जा सकते हो, ना चीजों को लेने के लिए जा सकते हो, है ना। किसी तरह से भी आप वनों से कुछ भी नहीं ले सकते हो। तो उनके पास क्या ऑप्शन था कि वो केवल और केवल उनको ये दिख रहा था, जो ठेकेदार आ रहे थे, कि उनको ये दिखा रहे थे कि आपको वहां पर चलना चाहिए, असम चलना चाहिए। और असम में आपको वहां पर बहुत हरियाली जमीन मिलेगी, और आपको वहां पर काम मिलेगा, आपको रहने की सारी सुविधाएं मिलेंगी। और यहाँ से इस तरह से झूठ बोलकर वहां पर ले जाते थे असम में, और असम में उनसे जबरन काम कराते थे, पूरे पूरे दिन काम कराते थे, और खाने पीने की भी कोई सुविधा नहीं थी। ठीक है। तो वही दुख एक आदिवासी व्यक्ति ने इस गाने के जरिए सुनाया है। आओ मिनी असम चले, हमारे देश में तो बहुत संकट है। यानी कि कहां पर है? जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर संकट है। असम की धरती पर मिनी हरियाली से भरे चाय के बागान है। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है इन्हें पकड़ो और इधर लाओ, साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे राम, जादू राम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा तो हम उस वन में ही भूखे सूखे रह रहे थे, वही ठीक था। अब यहाँ आकर ना तो कुछ सुविधा है, ना हम इन लोगों की भाषा जान पा रहे हैं, और हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, और हमसे जबरन काम कराया जा रहा है। ठीक है। तो ये बहुत सारी कहानियां हैं। देखो, उड़ीसा में भी एक उड़ीसा में एक जिला है कालाहांडी जिला, वहां पर न्यायमगिरी एक पहाड़ी है। वहां के आदिवासी लोगों की कहानी है कि वहां पर क्या है, आदिवासी लोगों से जो जंगल थे, जो वन थे, वो खाली करा लिए गए। क्यों खाली करा लिए गए? क्योंकि वहां पर एक रिफाइनरी उद्योग लगना था। ठीक है। उसके लिए खाली करा लिए गए, और आदिवासी समुदायों ने बहुत ज्यादा विरोध किया, और बाद में जो पर्यावरणविद थे उन्होंने भी विरोध किया, लेकिन इस सब का परिणाम कुछ नहीं हुआ। और बाद में उनको ये जो जमीन थी आदिवासी लोगों को देनी पड़ी। आदिवासी जो लोग थे उनको ये जमीन खाली करनी पड़ी। नेक्स्ट देखते हैं। इमारती लकड़ियां और खेत व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थ और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है। देखो, क्योंकि वो जंगलों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। हमारी तरह नहीं है कि खनन के लिए कितना भी खोद लिया, कुछ भी नुकसान पहुंचा दिया, नदियों को गंदा कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रहते थे, और जो भगवान ने जितने भी संसाधन दिए हैं उनका ऐसा उपयोग करते थे ताकि उनको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है।
तो इसलिए जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी उनके पास भरमार थी, किनके पास, जनजातीय लोगों के पास। इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल उद्योग परियोजनाओं के लिए बार बार छाना गया है। जनजातियां जनजातियां भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफी बार उनकी जमीन जबरन छीन ली गई है और निर्धारित प्रक्रिया का पालन बहुत कम हुआ है। यानी कि जो सरकार छूट दे रही है, पैसे दे रही है, वो उन तक एक्चुअल में पहुंच ही नहीं पाते हैं। जैसे आजकल यूपी है, यूपी में क्या नई नई परियोजनाएं आ रही हैं, ठीक है, मोदी सरकार नई नई परियोजनाएं दे रहे हैं। कहीं हवाई अड्डा बन रहा है, कहीं नोएडा बन रहा है, कहीं आईटी सेक्टर आ रहा है, तो कहीं बिजली घर नए नए बन रहे हैं। तो उसके लिए जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है और जमीन एक्वायर हो रही है। तो आज के जो किसान हैं, आज के जो लोग हैं, वो पढ़े लिखे हैं। तो जैसे 16 लाख या 18 लाख रुपए कुछ सरकार ने निर्धारित करा है, तो जो किसान हैं वो अपने पैसों को ले रहे हैं और अपना आवास कहीं दूसरी जगह देख रहे हैं। लेकिन पहले जो आदिवासी लोग थे उनके साथ गलत चीजें हो गई, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। वो उन लोगों को पता ही नहीं था कि कहाँ से पैसा मिलेगा, कैसे पैसा मिलेगा, किस तरह से पैसा मिलेगा। तो जो भ्रष्ट सरकारी अधिकारी थे, उन्होंने उनके साथ बहुत बहुत गलत भी किया है। मान लो उनकी अगर जमीन के रेट 2 लाख रुपए थे उस टाइम पे, तो उनको 20,000 30,000 देकर ही उनको भगा दिया था उस टाइम पे, है ना। तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये अत्याचार हुआ, इसलिए वो पिछड़े रह गए। काफी बार उनकी जमीन जबरन छीन ली गई और निर्धारित प्रक्रिया का पालन बहुत कम हुआ। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों को एक ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए उसमें से 79% आदिवासी थे। उनको बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांध जलाशयों में डूब गई। यानी कि जो जलाशय वगैरह बनाए जा रहे हैं, यानी कि जो बांध बनाए जा रहे हैं, वो कभी ना कभी वहां पर जनजाति के लोग रहते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन जनजाति के लोगों को वहां से हटा दिया और प्रॉपर मुआवजा भी नहीं दिया। और प्रॉपर उनको जो जो शर्त होती है सरकार की, ठीक है, किसी जमीन को एक्वायर करने से पहले जो शर्तें होती हैं, उन शर्तों का पालन नहीं किया गया। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच टालने और टकराव से बंधी हुई है। इसके अलावा भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क, यानी कि जो राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं, ठीक है, जो जानवरों के लिए आरक्षित वन छोड़ दिए गए हैं, उसका नाम लेकर उनसे वनों को खाली करा लिया गया, वनों को जाने से रोका गया। 543 वन्य जीव अभयारण्य, इनके लिए भी उनसे वनों को खाली करा लिया गया या वनों में उनको जाने से रोका गया, जो कि कहीं ना कहीं उनको अपने अधिकार से वंचित रखा गया है। अब उन्हें वहां से उखाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वहां घुसपैठिया कहा जाता है। ठीक है, सरकार उनको किस नजर से देखती है कि वो घुसपैठिया है, या वहां के ठेकेदार उनको इस नजर से देखते हैं जिनको उस जंगल का ठेका मिला है कि ये जो आदिवासी लोग हैं जो पहले से रह रहे हैं ये घुसपैठिया हैं। वो इस तरह से सोचते हैं। देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में कितने राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, इनकी संख्या भी याद रखना। और पूछा जाता है तो इनकी जो संख्या है वो घटती बढ़ती रहती है। आप गूगल पर भी देख सकते हैं कि क्या है वर्तमान में कितनी है, क्योंकि हर साल थोड़े बहुत इसमें बढ़ोतरी भी होती रहती है और घट भी जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के लिए मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों से छिनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख करते हैं और वहां छोटे मोटे उद्योग इमारतों का निर्माण स्थलों पर और बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती हैं। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंस जाते हैं और ग्रामीण इलाकों में 45%
और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषित, यानी कि उनको टाइम से खाना भी नहीं मिल पाता है बच्चों को। ठीक है, मान लो किसी बच्चे को 2 रोटी की भूख है तो उसको 2 रोटी भी नहीं मिल पा रही है, वो 1 रोटी या आधी रोटी में ही गुजर करता है। इतनी बुरी हालत है आदिवासी समाज की, समाज के कुछ लोगों की। आदिवासियों के बीच साक्षरता बहुत कम है। देखो साक्षरता बहुत कम है, इसकी एक वजह मैंने बताई कि उनकी जो भाषा है वो अलग है हमसे। ठीक है, तो उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा उनके बच्चों को हमारे साथ घुलने मिलने में, हिंदी सीखने में, या हमको उनकी भाषा या उनके भाषा के संकेत सीखने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा घुलने मिलने में। लेकिन हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। उनको हमें पिछड़ा नहीं समझना है, उनको हमें सम्मान की दृष्टि से देखना है कि भाई इनके साथ गलत हुआ है तो इसकी भरपाई हम लोगों को करनी है। कहीं ना कहीं उन संसाधनों का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं ना, उस जमीन का प्रयोग, उस जमीन से जो लोहा आ रहा है, जो लकड़ी आ रही है, उसका प्रयोग हम कर रहे हैं ना। तो जब हम उनकी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें उनको क्या, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, कम से कम सिंपैथी तो हमें रखनी चाहिए, उनके साथ व्यवहार तो अच्छा करना चाहिए। उनको अगर हमारे यहाँ वो नौकरी कर रहे हैं तो हमें कम से कम उनको वेतन तो उतना देना ही चाहिए जितना वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का व्यवहार हमें उनके साथ रखना चाहिए। जब जनजातियों को उनकी जमीनों से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, वे उनकी परंपरा और रीति रिवाज गवा देते हैं जो कि उनके जीने के अस्तित्व का स्रोत है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं कि उन्होंने अपनी हमारी खेती की जमीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़े हैं। उन्होंने शमशान की भूमि छीन ली, मंदिर छीन लिए, कुएं तालाब सब कुछ पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। अब हम कैसे जिएंगे। ठीक है, अब देखो परंपराओं को चलाने के लिए कुछ चीजों की, कुछ सुख सुविधाओं की जरूरत होती है, वो उनकी वहीं पे छूट गई, तो कैसे होएगा। अब मान लीजिए किसी के यहाँ प्रथा है कि वो झरने के आगे शीश झुकाते हैं। मैंने देखा है जो पहाड़ी लोग हैं, जो पहाड़ों में रहती है जनजाति, उनके यहाँ क्या होता है, कोई भी शुभ काम होता है तो झरने के आगे अपना सर को झुका के वहां पर कुछ पूजा टाइप की करते हैं। अब वो विस्थापित हो गए शहर में। ठीक है, दिल्ली जैसे शहर में हो गए जहां पर जो नदी है कुछ देखने को ही नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई झरना आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। तो जो उनकी परंपराएं, जब जो परंपराओं में चीजें हैं वो नहीं मिल रही है तो क्या हो गया, परंपरा खत्म हो रही है उनकी। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए उन्हें छीना झपटी और विस्थापित की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। तो यही मैं आपको ऊपर से समझा रही हूँ बार बार कि उनके साथ जो चीजें गलत हुई हैं, हमारा दायित्व है कि उनको उन सारी चीजों को दिया जाए। ठीक है, तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कोशिश करेंगे और भी जल्दी इसको करने की। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, चीजों को समझाने में टाइम लगता है, तो चाहे आपको टाइम लगे, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को टाइम नहीं देंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है, प्लीज इनको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं उन पर क्लिक करके देखिए। और अगर आपको अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने 5 मिनट खर्च करके इन वीडियोस को देखिए। ठीक है, और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।